हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वेदांत और आज के इस नए वीडियो में हम हमारा पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे। अब तक के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने हमारा काफ़ी हद तक चैप्टर कंप्लीट कर चुका है। तो इस पार्ट 3 में हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उस टर्म्स को हम मीनिंग समझेंगे, क्या है टर्म्स, हम कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट का और समझेंगे कि उस कंपैरिजन किस वे में करना चाहिए। थर्ड हम देखेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़ जो कि हमें टेक्स्ट बुक में दिया गया है। फोर्थ हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 4 पॉइंट्स आज के इस वीडियो में कवर करने वाले, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट इसमें सब इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो हम इस चैप्टर में ऐसे कुछ टर्म्स हमें दिए गए जिसकी मदद से हम दो स्टेट, दो कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं और उसका डाटा हम समझ सकते हैं। तो उन टर्म्स के बारे में हम जानेंगे। उसमें हमारा सबसे पहला टर्म है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इसको समझने से पहले हम इन्फेंट इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। इन्फेंट का मीनिंग होता है द चिल्ड्रन हु आर बिलो द एज ग्रुप ऑफ 1, यानी कि जो बच्चे 1 साल से छोटे उन्हें हम इन्फेंट कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 फॉर द प्रपोर्शन ऑफ 1000 चिल्ड्रन दैट बॉर्न इन दैट सेम ईयर। 1 साल में अगर 1000 बच्चे उस ईयर में बॉर्न हुए तो उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चे 1 साल कंप्लीट होने से पहले मर चुके, उसी को हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट को समझने से पहले हम लिटरेट किसको कह सकते हैं इंडिया में, उसको टर्म को जानेंगे। आपको कभी कभी इसका क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसको हम लिटरेट कह सकते हैं। तो लिटरेट की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन ऑफ एज 7 एंड अबोव हु कैन बोथ रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग इन एनी वन लैंग्वेज। कि यानी कि एक ऐसा पर्सन जो किसी एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके लिख सके और उसमें समझ सके, उसी को हम एक लिटरेट कहते हैं। उसकी एज ग्रुप क्या है? 7 या 7 से अबो उसकी एज ग्रुप होती है, उसे हम लिटरेट कह सकते हैं। तो लिटरेसी रेट क्या होता है? मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पर्सन इन अ कंट्री, यानी कि हमारे कंट्री में टोटल पॉपुलेशन में से कितने लिटरेट पर्सन्स होते हैं। तो क्या है लिटरेसी रेट? क्या होता है? टोटल लिटरेट पर्सन्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, उसे हम लिटरेसी रेट काउंट कर सकते हैं। तो हमारा इसमें थर्ड पॉइंट ये होता है नेट अटेंडेंस रेशियो। क्या? द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years अटेंडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। इन द सिंपल वर्ड्स, जो बच्चे 14 या 15 एज ग्रुप के होते, टोटल जितने हमारे कंट्री में एज ग्रुप 14 या 15 के बच्चे हैं, उन टोटल बच्चों में से कितने बच्चे उसी एज ग्रुप पे स्कूल को अटेंड करते हैं, उसी के रेशियो को हम अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15, इसी को हम नेट अटेंडेंस रेशियो कह सकते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है? टोटल वेट ऑफ पर्सन इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय टोटल हाइट स्क्वायर ऑफ अ पर्सन इन मीटर। यानी कि आपकी जो भी वेट है इन किलोग्राम्स, उसको डिवाइड कीजिए आपके हाइट के स्क्वायर से, जो भी आपकी हाइट है इन मीटर। तो आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस बॉडी मास इंडेक्स का मुझे क्या फ़ायदा? बॉडी मास इंडेक्स फाइंड करने से क्या होगा? आप बॉडी मास इंडेक्स फाइंड करते हो तो आपको पता चलता है कि आप मोटे हो या आप पतले हो या आप एकदम नॉर्मल पर्सन हो, कि आपको कैटेगराइज करने के लिए, आपकी बॉडी की कंडीशन को कैटेगराइज करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स बनाया गया है कि आप हेल्दी पर्सन हो कि नहीं, इन सिंपल वर्ड्स। तो बॉडी मास इंडेक्स आप अपना फाइंड कर सकते हैं और आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट के पेजेस में, आई थिंक 91-92 पेजेस में कुछ रेंज दी गई। आपका बॉडी मास इंडेक्स की रेंज अगर उसमें आती है तो आप हेल्दी है, फैट हो, तो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स लेस देन 18.5 आता है तो आप अंडरवेट हो। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से लेके 24.9 में आता है तो आपकी हेल्थ एक हेल्दी वेट है, आपका जो वेट है वो हेल्दी है, आप ज़्यादा मोटी भी नहीं हो। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25.0 टू 29.9 आता है तो आपका वेट ज़रा ज़्यादा है, आप ओवरवेट हो। सही बात है। आपका वेट आपकी नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा हो रहा है। बॉडी मास इंडेक्स इज 30 और हायर। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 से या 30 से ऊपर है तो आप ओबेस की रेंज में जा रहे हो, आपकी ओबेसिटी बढ़ रही है, आपका मोटापा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये जो रेंज है वो आपकी एज के हिसाब से डिफाइन होता है। तो इसलिए आप अपना भी बॉडी मास इंडेक्स फाइंड कर सकते हो। इसके मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेक्स्ट बुक के
लास्ट के पेजेस को रेफर कर। नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमारा टर्म जीडीपी काफ़ी बार आता है। तो ये जीडीपी होता क्या है उसे हम समझते हैं अभी। क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन 1 ईयर, यानी कि एक कंट्री में एक 1 साल के टेन्योर में जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं या जितने भी सर्विसेज डिलीवर की गई है उससे पूरा बना हुआ रेवेन्यू, उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इसके नाम से ही जान सकते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक यानी एक स्पेसिफाइड रीजन में, यानी कि आपकी कंट्री में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपने एक कंट्री में 1 साल के अंदर प्रोवाइड करके जितना भी रेवेन्यू उससे जनरेट हुआ है उसकी टोटल वैल्यू को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रॉस नेशनल इनकम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है। आपने पहले देखा जीडीपी, ग्रॉस नेशनल इनकम यानी कि जीडीपी प्लस जो भी हमारे इंडिया में के जो पर्सनस है जो कुछ अलग फॉरेन नेशन में रहते हैं, जैसे कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में, कोई अफ्रीका में, या कोई ऐसे ऑस्ट्रेलिया या कोई से भी अलग अलग कंट्रीज़ में हमारे जो देश के पर्सनस वहाँ पे जाके रह रहे, तो वो भी कुछ इनकम अर्न कर रहे होंगे। तो वो कुछ इनकम अर्न करके अपने फैमिली को इंडिया में भेजते होंगे। तो जीडीपी प्लस इनकम जो भी हमारे सिटीजन्स ने बाहरी देशों से जाके जनरेट करी है उसी को हम ग्रॉस नेशनल इनकम कहते हैं। तो उसका स्पेसिफिक फार्मूला देखा जाए तो जीडीपी प्लस मनी फ्लोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज माइनस मनी फ्लोइंग टू फॉरेन कंट्रीज, यानी कि जैसे हमारे कुछ सिटीजन्स दूसरे कंट्री में जाके पैसे अर्न कर रहे हैं वैसे कुछ सिटीजन्स दूसरे कंट्री के हमारे इंडिया में आके भी कुछ अर्न कर रहे होंगे, तो उसको भी हमको माइनस करना होगा ना। तो जीडीपी प्लस मनी फ्लोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, यानी कि जो फॉरेन कंट्री से हमारे इंडिया में पैसा आ रहा है जो हमारे सिटीजन्स अर्न कर रहे हैं, और जो दूसरे माइनस क्या है मनी फ्लोइंग टू फॉरेन कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री में से जो पैसे बाहर जा रहे हैं उसको माइनस करने के बाद जो भी हमारी वैल्यू मिलती है वो तो हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट अ टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि जो भी इंसान जब उसने बर्थ ली थी तो उसके बॉडी की कंडीशंस, उसकी हेल्थ की कंडीशंस को देख के डॉक्टर एक प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि ये पर्सन कितने साल जिएगा, तो उसी को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। क्या होता है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग? एवरेज नंबर ऑफ completed years of education of a country's population age 25 years and above excluding years spent repeating individual grades, यानी कि कंट्री में लोगों ने एजुकेशन पे एवरेज कितना ईयर स्पेंड किया है एक्सक्लूडिंग उन्होंने जो क्लास रिपीट की उसको छोड़ के, ऑफ एज ग्रुप 25 एंड 25 के अबोव ने, उन लोगों ने एज ग्रुप 25 एंड 25 को लोगों ने एजुकेशन पे एवरेज कितना ईयर स्पेंड किया है, इससे हमें मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इसको कहते हैं हम। और आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जान के हमें क्या फ़ायदा? तो उसका क्या फ़ायदा? डिनोट्स द लेवल ऑफ स्किल एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, यानी कि इससे हमें कंट्री के लोगों की स्किल के बारे में, उनके कैपेबिलिटीज़ के बारे में, उनके वेरियस टैलेंट के बारे में हमको पता चलता है। इसलिए ये एक कंट्री को कंपेयर करने के लिए एक फैक्टर इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था हमारा मीन ईयर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी उसको पब्लिश करता है, जिसकी मदद से हम एक कंट्री के पूरा ओवरऑल उसका डेवलपमेंट उसको हम देख सकते हैं इन द सेंस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर या उनके इनकम में ऐसे वेरियस फैक्टर्स होते हैं जिसकी मदद से हम उस कंट्री का पूरा समझ सकते हैं कि उसमें कितनी डेवलपमेंट हुई है। क्या है? HDR यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय यूएनडीपी compares countries based on educational levels of the people and their health status and per capita income। जैसे मैंने आपको समझाया कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक रिपोर्ट होती है जिससे हम वेरियस कंट्रीज़ को कंपेयर कर पाते हैं उनके वेरियस लेवल्स के ऊपर, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, पर कैपिटा इनकम या वेरियस फैक्टर। तो फ्रेंड्स, जब हम एवरेज इनकम का कंसेप्ट सीख रहे थे तब मैंने आपको कहा था कि जिस कंट्री की एवरेज इनकम ज़्यादा होती है यानी कि पर कैपिटा इनकम उसकी ज़्यादा होती है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो कंट्री मोर डेवलप है। मगर ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही भी नहीं है या फिर गलत भी नहीं है। तो ये सेंटेंस क्यों सही नहीं है उसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक में टेबल 1.3 दिया है, उस टेबल में 3 स्टेट दिए गए हमें, एक है हरियाणा, केरला, बिहार। इन 3 स्टेट की पर कैपिटा इनकम फॉर 2018-19 हमें रुपीज़ में दी गई है, उसको हम कंपेयर करते हैं। अब वो टेबल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो फर्स्ट हरियाणा की पर कैपिटा इनकम है 2,36,147, केरला की पर कैपिटा इनकम है 2,04,105, बिहार की पर कैपिटा इनकम है 40,982। तो हमें इससे क्या देखने को मिलता है कि हरियाणा की जो है पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है केरला और थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है बिहार।
तो इससे हमें क्या क्या समझना चाहिए, मैंने कहा था कि जिसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा, तो इस हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हमें हरियाणा में दिखनी चाहिए, उसके बाद हमें केरला में दिखनी चाहिए और उसके बाद हमें बिहार में दिखनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं टेबल 1.4, जिसकी मदद से हम उसका आपका पूरा डाउट क्लियर करते हैं। एवरेज इनकम ही क्यों एक फैक्टर नहीं हो सकता है, दूसरे फैक्टर्स हमको उसमें इंक्लूड करने चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर टेबल दिया गया, उसमें 3 स्टेट है, हरियाणा, केरला, बिहार, और हमारे पास कंपैरिजन के लिए हम 3 टर्म्स यूज़ कर रहे हैं। एक है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो। ये 3 टर्म्स को हम कंपेयर करने जा रहे हैं इसके माध्यम से। तो आपको अभी स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा होगा जिससे हम उसको अभी कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है हरियाणा। हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 30, केरला का है 7, बिहार का है 32। अगर आपको एक डेवलप नेशन या डेवलप कंट्री बनाना है या डेवलप स्टेट बनाना है तो आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको कम रखना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी तो बच्चे 1 साल से पहले जा सकते, अगर उसमें कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स अच्छी नहीं रही या वेरियस ऐसे फैक्टर्स पर्सनल लेवल पे भी हो सकते, इसमें सारी गलती गवर्नमेंट की नहीं हो सकती। तो इसके लिए आपको एक डेवलप नेशन के लिए उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए। जितना कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा उसका उतना अच्छा हम डेवलपमेंट्स को कह सकते हैं। तो सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे किसका है? केरला का, और उससे ज़्यादा हरियाणा, उससे ज़्यादा बिहार। मगर पर कैपिटा इनकम में तो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम हरियाणा का है, और अगर हम देखा जाए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो सबसे कम तो सिर्फ केरला का है। तो इसमें इन तीनों में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे डेवलप कौन ज़्यादा है? केरला। नेक्स्ट हमारे पास है लिटरेसी रेट। जितना ज़्यादा लिटरेसी रेट होगा उतना एजुकेटेड पीपल उस स्टेट के होंगे और उतना अच्छा इनकम वो जनरेट कर पाएंगे और उतना कंट्रीब्यूट उस कंट्री के डेवलपमेंट वो लोग कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा हमारे पास लिटरेसी रेट किसका है? 94 है केरला का, 82 है हरियाणा का, बिहार का है 62। तो अगर आपको देखा जाए एवरेज इनकम के हिसाब से अगर कंट्री डेवलप होती तो सबसे ज़्यादा एवरेज इनकम तो हरियाणा का है। तो इसमें सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट हरियाणा का क्यों नहीं है? क्योंकि केरला की गवर्नमेंट ने उसमें कुछ अच्छे स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराए होंगे, कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स लिए होंगे, कुछ वहाँ पे एक सब में एक अच्छा जागरूकता होगी कि बच्चों को स्कूल भेजना है। तो ये सब गवर्नमेंट का काम होता है और कॉमन पीपल का हमारा भी काम होता है, सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम नहीं होता है। तो इसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि सिर्फ हम एवरेज इनकम के हिसाब से कंट्रीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते। इसमें लिटरेसी रेट में सबसे टॉप पे है केरला, फिर है हरियाणा, फिर है बिहार। नेक्स्ट हमारे पास है नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी कि जितना ज़्यादा बच्चे उस स्कूल में 14 या 15 ईयर्स के एज में जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा नेट अटेंडेंस रेशियो किसका है? केरला का, फिर सेकंड नंबर पे है हरियाणा का, थर्ड नंबर पे है बिहार का। तो आपने इन टेबल की से अगर कंपेयर किया होगा तो सबसे डेवलप्ड नेशन इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम तो हरियाणा है, मगर ये अगर हम उसमें कंपैरिजन के फैक्टर्स लाए जैसे अटेंडेंस रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, तो इसमें केरला सबसे ज़्यादा डेवलप है। सिर्फ जैसे हमने देखा था कि इनकम एंड अदर गोल्स में सिर्फ इनकम इंपॉर्टेंट नहीं होती हमारे लिए अदर गोल्स जैसे फ्रीडम, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसी कंट्री के कंपैरिजन के लिए हमारे लिए सिर्फ एवरेज इनकम इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उससे बढ़कर भी हमारे पास जैसे जो हमने टर्म स्टडी किए पीछे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि केरला इन तीनों में से सबसे ज़्यादा डेवलप स्टेट है और हरियाणा सेकंड नंबर पे। और इसमें जो बिहार है, बिहार पर कैपिटा इनकम में भी लो है, लिटरेसी रेट में भी लो है, नेट अटेंडेंस रेशियो में भी लो है, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट में सबसे ज़्यादा है जहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छे हो तो उस स्टेट में डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सकती है। और कॉमन हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपनी तरफ से हमारे स्टेट या कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूट करें जिससे हम उसको डेवलप बना सके। तो फ्रेंड्स, हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक फैसिलिटीज़। तो इसको हम जानते हैं, इसमें हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है मनी कैन नॉट बाय ऑल थिंग्स, यानी कि आपके पास जितना भी पैसा है उससे आप कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ थिंग्स ही बाय कर सकते हो, उसमें आप सारी चीज़ें नहीं बाय कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, आपको अगर पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए तो उसको आप पैसे से खरीद नहीं सकते हो। तो उसके लिए आपकी पूरी कम्युनिटी की एक एकता चाहिए, उसमें आपकी पावर चाहिए जिससे आप आपकी कम्युनिटी को आप क्लीन रख सको। उसमें कॉमन इनिशिएटिव्स होने चाहिए जिससे आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सको। इसलिए मनी से आप बाय नहीं कर सकते। सेकंड है मनी कैन नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेस। सेम है, अगर सब आपके घर के आजू बाजू में कहाँ भी कचरा फेंक रहे हैं, कोई भी एक प्रॉपर मैनर में उसका सबके बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं है किस तरीके से उसको डिस्पोज करा जाए,
तो वो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। आपके पास कितना भी पैसा रहे तो आप उससे नहीं बच सकते डिसीजेस से। तो इसलिए आपको पब्लिक फैसिलिटीज़ की काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, उसका काफ़ी महत्व होता है। तो हम जानते हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, आपको गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है पब्लिक फैसिलिटीज़, कौन सी प्रोवाइड करते हैं? उसमें इलेक्ट्रिसिटी। आज हमारे हर एक के घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, जिससे हम वेरियस डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम इंटरनेट भी एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि मोबाइल में हम चार्जिंग करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से ही करते हैं। और ऐसे वेरियस अप्लाइंसेस, मिक्सर हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, जिसकी मदद से हम हमारी ज़िंदगी बेहतर बनाते हैं। इसलिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ना करे तो हमारे लिए लाइफ जीना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारे इसमें पास है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे गवर्नमेंट की बसेस होती है, गवर्नमेंट के जो रेलवेज़ होते हैं, जिसमें काफ़ी मिनिमम प्राइस होता है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी। तो ये क्यों प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट? क्या कि सारे जो लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, उसकी मदद से उसका इस्तेमाल कर सके और अपना जो डेली का काम है वो कर सके। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती, हर एक को अगर अपना प्राइवेट व्हीकल से ही दूसरे गांव में जाना होता तो हर एक जन तो प्राइवेट व्हीकल अफोर्ड नहीं कर पाता। अगर कोई प्राइवेट प्लेयर भी उसमें आ जाए और उसमें ट्रांसपोर्ट कर रहा हो, मगर वो चार्जेस जो है दूसरे से काफ़ी ज़्यादा लेगा, गवर्नमेंट जो है सबसे मिनिमम प्राइस रखती है जिससे सब जन ट्रैवल कर पाए। मगर इसलिए तो गवर्नमेंट का इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो अपने पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके, जिससे वो सबके लिए अफोर्डेबल बन जाए। नेक्स्ट है एजुकेशन। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो जाएंगे तो गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो जाएंगे तो सब एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर प्राइवेट में भी जाते हैं तो सबके पास पैसे नहीं होते हैं ना, तो जो गांव में या एकदम रूरल एरिया में रहते हैं उनके लिए तो एजुकेशन बंद हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ यहाँ पे एक की रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स भी गवर्नमेंट अगर बंद हो जाएंगे, जो हमारे पास काफ़ी अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और ख़राब भी है मगर अच्छे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, मगर हॉस्पिटल्स ही बंद हो जाएंगे तो सबको प्राइवेट में जाना होगा, तो सबके पास तो उतने पैसे नहीं होते कि वो अपना इलाज कर सकें। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट की जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है उसका काफ़ी यूज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलेक्ट्स वेस्ट एंड गार्बेज। जैसे कि हमने देखा पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, हमें प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्टिव डिसीजेज चाहिए, तो गवर्नमेंट उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे हमारे घर से हमारा जो गार्बेज या वेस्ट है वो कलेक्ट करके उसको अच्छी तरीके से डिस्पोज करती है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी क्लीन रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है बिल्ड रोड्स, यानी कि जो गवर्नमेंट हमारे रोड्स बिल्ड करती है, अगर वो गवर्नमेंट नहीं करे और कहीं दे कि जिसको जाना है वो खुद रोड बिल्ड कर ले, तो हमारी रोड अफोर्डेबल होगा क्या? हमें यहाँ से वहाँ तक जाना है तो हम खुद रोड कैसे बिल्ड कर सकते हैं? उसके लिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होना चाहिए। इसलिए पब्लिक फैसिलिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स वाटर थ्रू पाइपलाइन। सेम एग्जाम्पल, ये जो फैसिलिटीज़ पूरी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इसका मकसद क्या होता है कि इसकी मदद से सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सके और अपनी लाइफ को बेहतर बना सके, और वो भी अफोर्डेबल वे में। वो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे, टू फुलफिल कॉमन नीड्स इन अफोर्डेबल वे। अगर गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ना करे तो हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस से ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है। आपको अगर एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो गवर्नमेंट की अगर फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो आपको खुद की कार तो ओन नहीं कर सकती या खुद की बाइसिकल इतने डिस्टेंस के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट की पब्लिक फैसिलिटीज़ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, इसमें हमारा लास्ट पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? इट इज़ अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मेट देयर ओन नीड्स। हम रिसोर्स को इस तरीके से यूज़ करें कि वो हमारे अभी के नीड्स फुलफिल करे, मगर हम इसको इतना भी एक्सटेंसिवली यूज़ ना करें कि हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशंस को हम वो रिसोर्सेज पास ऑन ही नहीं कर पाए, उनको दे ही नहीं पाए, हम ही उसको ख़त्म कर दें। इसलिए हमको उसको सस्टेन रखना होगा। इसलिए उसका नाम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि उसको हमको चलते रहना चाहिए, वो रिसोर्सेज कभी ख़त्म ना हो, इस तरीके से उसको हमको यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम उसको वो देखेंगे कौन से होते हैं रिसोर्सेज सस्टेनेबल में। सबसे पहले हम उसको समझते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसका फर्स्ट एस्पेक्ट होता है इकोनॉमिकली वायबल, यानी कि हम अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकली वायबल, यानी कि हम उसका कुछ तो हमें उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो। ये उसका फर्स्ट टर्म होता है। नेक्स्ट है सोशली एक्सेप्टेबल। अगर आप एक जंगल में उसको डिफॉरेस्टेशन करके वहाँ पे एक अच्छा सा रिसोर्ट, होटल या ऐसा पार्क बनाना चाहते हो, और वहाँ के जो ट्राइबल लोग वो जंगल में रहते थे उनको निकाल के आप वहाँ से बाहर करना चाहते हो, किसी और जगह शिफ्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए वो इकोनॉमिकली वायबल तो है, मगर वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा, उनके लिए वो अच्छा नहीं होगा।
थर्ड पॉइंट आता है इकोलॉजिकली बेरेबल, यानी कि एनवायरमेंटली बेरेबल, यानी कि आप ऐसा डेवलपमेंट करो कि वो सोशली भी एक्सेप्टेबल हो, आपके लिए इकोनॉमिकली वायबल भी हो, और साथ ही साथ उसका एनवायरनमेंट पे कोई भी असर ना पड़े। अगर आप एक जंगल में एक अच्छा सा रिसोर्ट बनाना चाहते हो, वहाँ पे एक पार्क बनाना चाहते हो, तो आप बहुत सारे पेड़ काटोगे, वहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होगा, जिससे काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आपको ऐसा डेवलपमेंट करना है जो इकोनॉमिकली वायबल रहे, जो सोशली एक्सेप्टेबल रहे, इकोलॉजिकली वेरिएबल रहे, उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। हमारे एग्जाम्पल्स है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, क्रॉप रोटेशन एक्सेट्रा। तो हमारे पास अभी लास्ट पॉइंट बचता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज जानते हैं। द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड आफ्टर कंटिन्यूस यूटिलाइजेशन आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि आप उसको कितना भी एक्सटेंसिवली यूज़ करो वो वापस से अपने आप आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोलर एनर्जी दिन भर में कितने भी यूज़ कर ली, अगले दिन सूरज आने ही वाला है, आपको सोलर एनर्जी मिलने ही वाली है। वैसे ही आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया है ग्राउंड वाटर का। अभी इंडिया में ग्राउंड वाटर काफ़ी नीचे जा रहा है, उसके पीछे कुछ रीजन्स है, वो आपको टास्क दिया मैंने, अब वो आपको पढ़ना है एक्टिविटी। तो वो वाटर वापस भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? अच्छी रेन होती है तो ग्राउंड वाटर वापस आ सकता है, उसकी उम्मीद रहती है कि वो वापस आ सकता है। हमारे पास नेक्स्ट है इसमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या है? रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, कैन नॉट बी रीजनरेटेड इन शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि जो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में, अगर हम उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकते हैं, और उसको वापस जनरेट करने के लिए हमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे। वो कि मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा टाइम हो सकता है। उसमें एग्जांपल कौन सा है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यानी कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोल हो गया, कुछ गैसेस हो गई। ऐसे जो एग्जांपल्स हैं उसके किसके? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो आप उसको जल्दी से बना नहीं सकते हो दोबारा, इसलिए वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। आपने उसका टेबल उसमें दिया गया है टेक्स्ट बुक में, एग्जाम्पल 2 केस में, आप जिससे वहाँ पे पढ़ सकते हो कि हमारे रिसोर्सेज नियरली 50 to 70 ईयर्स में हमारा पूरा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगे। ये था हमारा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और साथ ही साथ इस तरीके से हमने 3 पार्ट्स में पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, और हमने इस चैप्टर को एकदम डिटेल में सीखा। अगर आपको मुझसे सीखना पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको इसका पूरे नोट्स अगर चाहिए हैंड रिटन, तो आपको टेलीग्राम चैनल को मुझे फॉलो करना होगा टेलीग्राम के, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।